द पायरेट बे के लिए जेल में बिताया गया एक एक सेकंड टोटली वर्थ था। ये कहना था द पायरेट बे के को फाउंडर फ्रेडरिक नीच का, जिन पर 46 मिलियन क्रोनर यानी 350 मिलियन रुपीस का जुर्माना लगा था। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ रखा गया एंड ये जेल में एकमात्र ऐसे आदमी थे जो एक वर्चुअल क्राइम के लिए कैद हुए थे। बाकी के सभी लोग मारपीट, हत्या या इससे भी बदतर क्राइम के दोषी थे। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि पायरेट बे एक ऐसी वेबसाइट है जो टॉरेंट पर शेयर किए जाने वाले डेटा के मैग्नेट लिंक को प्रोवाइड करती है। इन सिंपल वर्ड, टॉरेंट से कोई भी मूवी, म्यूजिक वीडियो या गेम को डाउनलोड करने के लिए हमें एक टॉरेंट इंडेक्स की जरूरत पड़ती है जो फाइल को सर्च करने और उसके लिंक को डाउनलोड करने में मदद करता है। ये काम बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स किया करती है, जिसमें पायरेट बे का नाम पूरे वर्ल्ड में टॉप पर आता है। हालांकि फ्रेडरिक का कहना था कि जेल में उनके हालात इतने भी बुरे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय फैंस के भेजे गए लेटर्स को पढ़ने में बिता दिया और उस वक्त उन्हें समझ आया कि पायरेट बे लोगों के लिए कितना ज्यादा मायने रखता था। वो बाकी के पायरेसी वेबसाइट्स की तरह पैसे कमाने, अमीर होने या बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए नहीं, बल्कि द पायरेट बे की शुरुआत एक नेक मकसद से की थी, ताकि कॉर्पोरेट ग्रीड, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के इंटरफेरेंस के बिना इंफॉर्मेशन, कल्चर और नॉलेज को पूरी दुनिया में फ्रीली शेयर किया जा सके। द पायरेट बे की शुरुआत से पहले फ्रेडरिक एक स्वेडिश एंटी कॉपीराइट ग्रुप का हिस्सा थे। ये ग्रुप एग्जिस्टिंग कॉपीराइट लॉ को चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट एंड पब्लिक डिबेट का काम करता था, ताकि इंफॉर्मेशन, कल्चर एंड नॉलेज को हर कोई फ्री में एक्सेस कर सके। यहीं पर फ्रेडरिक की मुलाकात बाकी के दो फाउंडर गॉटफ्रीड एंड पीटरसन से हुई और इन सब ने साथ में मिलकर दुनिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड लीजेंडरी साइट को बनाया। तो आइए जानते हैं कि पुलिस की रेड, जेल में बिताए गए समय और मीडिया का इनके खिलाफ इतने एफर्ट के बावजूद तो पायरेट बे एक इंटरनेशनल आइकॉन कैसे बन गया, और आखिर क्या वजह है कि FBI के लाख कोशिशों के बावजूद द पायरेट बे कभी शट डाउन नहीं हो पाया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 और 1980 के बीच, जब दी पायरेट बे के तीनों फाउंडर्स गॉटफ्रीड स्वातम, फ्रेडरिक नीच और पीटरसन पैदा हुए। फ्रेडरिक इनमें सबसे बड़े थे और उनका जन्म 27 अप्रैल 1978 को स्वीडन के सोंगपिंग सिटी में हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हाई स्कूल ड्रॉप आउट रहे हैं। गॉटफ्रीड, इनकी भी कहानी फ्रेडरिक से काफी सिमिलर है, यानी ये भी एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। साथ ही ये इस ग्रुप के सबसे यंग मेंबर थे जो पायरेट बे साइट की शुरुआत से पहले साल 1990 और 2000 के बीच एक कंप्यूटर हैकर के रूप में काम किया करते थे। बात करें पीटरसन की, तो पायरेट बे की शुरुआत से पहले ये प्रोग्रामिंग, हैकिंग और गेमिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे और फैमिली कंडीशन खराब होने से पीटर को भी अपना स्कूल ड्रॉप करना पड़ा था। अब इस कहानी से ये तो साफ है कि इन तीनों में से कोई भी अपनी बेसिक एजुकेशन तक को पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद इन्होंने दुनिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट इतने स्मार्टली तैयार किया कि इसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी बंद नहीं कर पाई। लेकिन आखिर इन्होंने ये कारनामा किया कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन तीनों को फाउंडर्स को बचपन से ही कंप्यूटर से बेहद लगाव था और इन्होंने बहुत ही कम उम्र से कोडिंग एंड हैकिंग को सीखना शुरू कर दिया था। पीटर कोडिंग में इतने माहिर हो चुके थे कि साइमन नाम की एक जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी का ध्यान इनकी तरफ गया। साइमन हॉस्पिटल्स के लिए IT सिस्टम प्रोवाइड करती थी और वहाँ पीटर को फिंगरप्रिंट और रेटिना के बेस पर पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपग्रेड करने के लिए हायर किया गया था। अब ये जॉब वैसे तो काफी बेटर साउंड कर रही थी, लेकिन जब उन्हें इसके पीछे का घिनौना सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में ये कंपनी फिंगरप्रिंट और रेटिनल डेटा का यूज करके इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करती थी और उनसे गलत काम कराए जाते थे। यहाँ तक कि इस कंपनी से बचने के लिए इमिग्रेंट्स अपना हाथ जला लिया करते थे ताकि फिंगरप्रिंट मैच ना कर सके। इवन कईयों ने तो अपनी आंख को भी इंजर्ड कर दिया था ताकि उनका रेटिना डिटेल मैच ना हो सके। इन सारी चीजों को देखकर पीटर ने इस जॉब को छोड़ दिया और स्वेडिश एंटी कॉपीराइट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तीनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई और ये कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने लगे और अपनी इसी एक्टिविटी के दौरान उन्हें दी पायरेट बे बनाने का आइडिया आया। इसे बनाने का मकसद ये था कि किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई कॉर्पोरेट कंट्रोल या कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो और ये फ्री में सबके लिए अवेलेबल हो। उसी दौरान फ्रेडरिक और पीटर को एक न्यूली फाउंडेड एंटी कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, जिसका नाम था पिराट ब्रियान या दी पायरेट ब्यूरो। पिराट ब्रियान को 1 अगस्त 2003 में पीटर, फ्रेडरिक और गॉटफ्रीड जैसे ही कॉपीराइट के अगेंस्ट काम करने वाले कुछ एक्टिविस्ट ने बनाया था और इनका भी मकसद सेम था, फ्री में इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना। इसके बाद फ्रेडरिक को एक बिटटॉरेंट ट्रैकर को क्रिएट करने का आइडिया आया, जिसकी कोडिंग की जिम्मेदारी पीटर और गॉटफ्रीड को सौंपी गई थी। रात दिन की मेहनत के बाद इसे 15 सितंबर 2003 को द पायरेट बे नाम से लॉन्च कर दिया गया और उनके इस मकसद में पिराट ब्रियान ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था। इसके बाद 2004 में फ्रेडरिक और पीटर ने मिलकर एक वेब होस्टिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था PRQ एंड इसे शुरू करने के पीछे का रीजन था द पायरेट बे को होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना।
अपने खुद के होस्टिंग से वो अपने वेबसाइट का डेटा अपने खुद के सर्वर पे अपलोड कर सकते थे, जिससे उन्हें दूसरे सर्वर पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह के लीगल चैलेंजेस से उनका सामना हो तो द पायरेट बे को बंद ना किया जा सके। वेबसाइट को लॉन्च हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि द पायरेट बे काफी पॉपुलर होने लगा। तब को-फाउंडर्स ने इसे एक साइड प्रोजेक्ट की तरह ना देखते हुए इस पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। खैर, कुछ समय बाद तीनों को-फाउंडर कार्ल लंस्ट्रॉम नाम के एक आदमी से मिले। एक्चुअली कार्ल ने अपनी कंपनी सेंडोज नाम की एक स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेच दिया था, जिसके बाद उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसे आ गए थे और वो अपने इस फाइनेंशियल रिसोर्स को अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट करने में यूज करते थे। द पायरेट बे के को-फाउंडर्स को उस समय अपनी इस फाइल शेयरिंग वेबसाइट के लिए सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए फंड की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने कार्ल से मदद मांगी और वो द पायरेट बे की पोटेंशियल ग्रोथ को समझते हुए खुद भी इससे जुड़ गए। उनकी मदद से कंपनी को काफी फंड मिला, जिससे वो सर्वर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में कामयाब हो पाए और अब ये वेबसाइट पहले से भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही थी। 2006 तक पायरेट बे इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो चुकी थी और कॉपीराइट होल्डर्स को खुली चुनौती दे रही थी। उसी दौरान हॉलीवुड ने क्लेम किया कि इस स्वेडिश साइट की पायरेसी की वजह से उसे $6.1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एंड इसके बाद हॉलीवुड स्वेडिश अथॉरिटीज पर दबाव बनाने लगा कि वो पायरेट बे को शट डाउन कर दे, लेकिन उस समय हॉलीवुड के इस डिमांड को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके बाद यूएसए ने WTO के थ्रू स्वीडन को ये धमकी देने लगा कि वो उस पर ट्रेड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा अगर वो पायरेट बे को शट डाउन नहीं करेंगे। इससे स्वेडिश अथॉरिटीज एक्टिव हो गई और पायरेट बे के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। 31 मई 2006 को स्वेडिश पुलिस ने स्टॉकहोम में लोकेटेड द पायरेट बे के सर्वर्स में छापेमारी कर दी। उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट और सर्वर्स को सीज कर लिया और इस उम्मीद के साथ वापस चले गए कि अब वेबसाइट कम्प्लीटली शट डाउन हो चुकी है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि केवल 3 दिन के अंदर द पायरेट बे फिर से लाइव हो गई। इसकी वापसी हॉलीवुड के लिए भी बेहद हैरान करने वाली थी, जिसके बाद वो अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर अंजाम देने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वर सीज होने के बाद ये तीनों फाउंडर्स आखिर 3 दिन में वेबसाइट को वापस लाए कैसे। दोस्तों, देखा जाए तो पायरेट बे सिर्फ एक एक्सेल शीट के समान है जहां पर बहुत सारे लिंक्स पड़े हैं। यहां तक कि इस कंप्लीट वेबसाइट को बस एक 9 MB के जिप फाइल में कॉम्प्रेस किया जा सकता है, इसलिए उन्हें किसी कॉम्प्लेक्स कोड बेस और सॉफ्टवेयर को बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। उनके जितने भी सर्वर्स और इक्विपमेंट लगे हुए थे, उनका काम सिर्फ हैवी ट्रैफिक को सपोर्ट करना था। ऐसे में इन्हें जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके फौरन बाद एक छोटी सी जिप फाइल को अपलोड करके उन्होंने इस वेबसाइट को फिर से लाइव कर दिया। लेकिन छापेमारी की नुकसान की वजह से इस बार इन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई और अपने सर्वर को नीदरलैंड में रखा ताकि पुलिस उसे दोबारा से डिस्ट्रॉय ना कर सके। दोस्तों, इससे हॉलीवुड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि एक तो वेबसाइट वापस आ गई थी और पुलिस रेड एंड न्यूज की वजह से इस वेबसाइट को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। ऐसे में हॉलीवुड ने एक सॉलिड प्लान बनाया और द पायरेट बे को बंद करने के लिए गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और ISP से हाथ मिला लिया और इस टेक जायंट के साथ मिलकर द पायरेट बे के लिंक को हाइड करने की कोशिश की। यानी अगर कोई गूगल पर द पायरेट बे को सर्च करता था तो गूगल उसे इस वेबसाइट को दिखाता ही नहीं। हॉलीवुड को पता था कि वो इन कंपनीज की मदद से डायरेक्टली वेबसाइट को बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे लोगों की पहुंच से दूर जरूर कर सकता है, ताकि धीरे धीरे यूजर्स इससे डिस्करेज हो जाएं, जिससे विजिटर के बिना ये वेबसाइट अपने आप डेड हो जाए। अब ये प्लान तो काफी सही था, लेकिन एक बार फिर से हॉलीवुड को उल्टे मुंह की खानी पड़ी। अब जैसा कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसके लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, एंड यही चीज पायरेट बे के केस में भी हुआ। इसलिए भले ही इन कंपनीज ने उसके लिंक को छिपाने की कोशिश की, बट असलियत में लोग दी पायरेट बे को यूज करने के लिए और भी ज्यादा एनकरेज होने लगे। इससे पायरेट बे की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और इन टेक जायंट के लाख कोशिशों के बावजूद लोगों ने इस वेबसाइट को डायरेक्टली एक्सेस करने का तरीका खोज निकाला। इन रीजंस की वजह से साल 2008 तक द पायरेट बे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और ये दुनिया की 97th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट बन चुकी थी। इस वेबसाइट की सक्सेस और पॉपुलैरिटी की वजह से ग्लोबल गेमिंग फैक्ट्री XAB नाम की एक कंपनी का ध्यान इसकी तरफ गया, जो $8.5 मिलियन में द पायरेट बे को एक्वायर करना चाहती थी। अभी इस डील की बात चल ही रही थी कि उसी दौरान अथॉरिटीज ने 31 जनवरी 2008 को द पायरेट बे से जुड़े 4 लोग गॉटफ्रीड, फ्रेडरिक, पीटर और कार्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अथॉरिटीज का मानना था कि पायरेट बे के पीछे जो की इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेते हैं तो इससे वेबसाइट का ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद हो सकता है। द पायरेट बे के फाउंडर्स पर आरोप लगाया गया कि उनके वेबसाइट का पर्पस सिर्फ लिंक को होस्ट करना नहीं बल्कि पायरेसी को इंक्रीज करना था और आखिरकार 17 अप्रैल 2009 को इन चारों इंडिविजुअल्स को
दोषी मानकर 1 साल की सजा सुना दी गई। साथ ही उन पर 30 मिलियन स्वेडिश क्रॉनर यानी लगभग 3.5 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया गया। बढ़ते कानूनी दबाव और जुर्माने के बड़े अमाउंट की वजह से सभी को फाउंडर्स को महसूस होने लगा कि उनके पास इन सब से बचने का सिर्फ एक मात्र ऑप्शन है, सब कुछ छोड़ के यहाँ से भाग जाना। और आखिरकार उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद फ्रेडरिक स्वीडन को छोड़कर कभी थाईलैंड तो कभी लाओस में जाकर रहने लगे और वहाँ 2011 में एक और फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बनाया जिसका नाम था बेफाइल्स। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनकी ये वेबसाइट कॉपीराइट के सारे रूल्स को फॉलो करती थी। खैर, लाख छुपने छुपाने की कोशिश के बावजूद फ्रेडरिक को अगस्त 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया और स्वीडन की जेल में उन्हें 200 दिन की सजा काटनी पड़ी। बात करें गॉटफ्रिड की तो वो स्वीडन को छोड़कर कंबोडिया चले गए थे और वहाँ विकीलीक्स के लिए एक रेगुलर हैकर के तौर पर काम करने लगे। हालांकि अगस्त 2012 में इनको भी अरेस्ट कर लिया गया और 3.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। वहीं पीटर ने फिनलैंड की पायरेट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और 2014 के चुनाव में वो यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए खड़े हुए। लेकिन चुनाव के कुछ दिनों बाद ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और पीटर को 5 महीने जेल में बिताने पड़े। 2014 के एंड तक दी पायरेट पे के सभी को फाउंडर्स जेल में थे और उसी समय अथॉरिटीज को लगा कि ये पायरेट पे वेबसाइट को परमानेंटली शट डाउन करने का एक सुनहरा मौका है। जिसके बाद 9 दिसंबर 2014 को पुलिस ने एक और छापा मारा और वेबसाइट को सक्सेसफुली डाउन कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब पायरेट बे का अंत हो चुका है, क्योंकि शायद ही कोई को-फाउंडर दोबारा इसको शुरू करने का सोचता। जेल से आजाद होने के बाद तीनों को-फाउंडर्स ने अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। फ्रेडरिक लाओस वापस चले गए और आईटी सेक्टर में काम करने लगे। पीटर फ्लैटर नाम की एक माइक्रो पेमेंट सिस्टम और हेमलेस नाम के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में जुट गए। वहीं गॉटफ्रिड भी आईटी सेक्टर से जुड़कर दी पायरेट बे से दूर हो गए। लेकिन दोस्तों, इन तीनों के जाने के बाद कुछ बहुत ही हैरान करने वाला हुआ। असल में पायरेट बे के पास एक बहुत बड़ा फॉलोअर बेस था, जिनमें कई यूजर्स इस वेबसाइट की कॉपीज बनाने लगे और उसके कंटेंट और फंक्शनैलिटी को सेव करने लगे। इसलिए अथॉरिटीज अगर दी पायरेट बे के एक वर्जन को हटा देते थे तो लोग अलग अलग सर्वर्स और डोमेन में सेव की गई कॉपीज को अपलोड कर देते थे। इस तरह से ये वेबसाइट यूजर्स के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहती थी। दी पायरेट पे का हर एक नया वर्जन बिल्कुल मेन वेबसाइट की तरह होता था। अब भले ही इसके को-फाउंडर्स अब इससे कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन दी पायरेट पे की विरासत उन हजारों लोगों की कोशिशों की वजह से आज भी जिंदा है जो वेबसाइट के लिए पैशनेट थे। और अथॉरिटीज की लाख कोशिशों के बावजूद आज तक इस वेबसाइट को शट डाउन नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, ये थी पायरेट पे की अनस्टॉपेबल लेगेसी की कहानी। वैसे आपने इस वेबसाइट का यूज किया है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।